हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर नंबर 2 में मैं कैपेसिटर को आगे पढ़ाऊंगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें कैपेसिटर की सिखा दिया था। एक बार मैं आपको और रिकैप करा देता हूं, फिर हम लोग आगे लेक्चर नंबर 2 में इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर कोई बहुत कठिन सा चैप्टर नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें। लेकिन हाँ, थोड़ा इसके फंडामेंटल्स अपने को सेट करने में या इंट्यूटिव लेवल पर इसको समझने में थोड़ा समय लग सकता है। सर्किट थ्योरी जैसा हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था वो वाला यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। कुछ चीज़ें हमारे लिए नई भी आएंगी। ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। यदि आप अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में कैपेसिटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कोई ये लिख देता है कि चार्ज स्टोर करने की डिवाइस है, कोई ये लिख देता है कि एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस है, कोई लिख देता है कि चार्ज और एनर्जी दोनों स्टोर जो करे। तो कैपेसिटर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो मेटेलिक कंडक्टर से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसमें 2 मेटेलिक कंडक्टर होंगे, उनके बीच में तो फ्री स्पेस होगा या तो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। अब हम उसके बेसिस पे, उसके शेप के बेसिस पर, यदि हमने उसके कंडक्टर को पैरेलल प्लेट्स ले रखा है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा। यदि उसके कंडक्टर सिलेंडर हैं तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहलाएगा। यदि हम उसके कंडक्टर स्फीयर ले लेते हैं तो स्फेरिकल कैपेसिटर कहलाएगा। और कैपेसिटर का कई जगह यूज है, बहुत जगह लगे रहते हैं। तो ये बेसिक बात मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बता दी थी। फिर मैंने एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताई कि यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में हम चार्ज ऐड करने स्टार्ट कर देते हैं तो जैसे जैसे हम उस पर चार्ज बढ़ाते जाएंगे उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में देखिए क्या लिखा है, पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। लेकिन जब मैंने सिंबल में लिखा तो क्यू को लिख दिया इधर, क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बात को हम समझ लेते हैं। वैसे तो ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और टेक्स्ट बुक राइटर्स इस बात को बहुत ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। जो पोटेंशियल है वो चार्ज का फंक्शन है। पहले आप चार्ज देंगे तो उसमें पोटेंशियल आएगा, इसलिए पोटेंशियल जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल हो गया। अब मैथमेटिकली मैं v प्रोपोर्शनल टू q लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर वहाँ पर कांस्टेंट 1/c डिफाइन कर लेता तो कर सकता था। सो मैंने 1/c कांस्टेंट डिफाइन नहीं करने की जगह पर आगे यहाँ पर q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v लिख दिया। इस प्रोपोर्शनलिटी को मैंने हटा दिया, इसकी जगह पर c लिख दिया। सो मेरा इक्वेशन क्या हो गया, q = cv। सो c = कितना हो गया, q/v। अब मैंने इसे कैपेसिटर की कंडक्टर के कैपेसिटी का डेफिनेशन लिख लिया। तो कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर या कैपेसिटेंस आप बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैंने आपको उसमें डिफाइन कर रखा था, एक वैल्यू कैलकुलेट करा दिया। ये भी आपको सिखा दिया था कि माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होगा, नैनो का मतलब 10⁻⁻9 होगा और पिको का मतलब 10⁻12 होगा। मिली कहीं लिखा हुआ तो 10⁻3। यूजुअल जो हम कैपेसिटर लेंगे वो 10⁻6 फैरेड या उससे छोटे होंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा कि यदि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस ऑब्टेन करने के लिए हमें उसकी कौन कौन सी फिजिकल डायमेंशंस चाहिए। सो अभी तक यदि हम ये जानना चाहें तो Q किसके इक्वल हो गया, C = B के, जहाँ पर C किसके इक्वल हो जाएगा, Q/V के। नेक्स्ट मैंने आपको कैपेसिटर पढ़ा दिया। सो कैपेसिटर में ये पढ़ा दिया था कि कैपेसिटर 2 कंडक्टर का अरेंजमेंट है, जिसमें एक पर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और एक पर निगेटिव चार्ज देते हैं। इक्वल और अपोजिट चार्ज दें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अब आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ें तो सावधानी से पढ़ें कि राइटर्स लिख रहा है इक्वल और अपोजिट की नहीं, लेकिन हम अनइक्वल चार्ज दे करके भी मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन हम जब कैलकुलेशन करेंगे, जो बीच की फील्ड निकालेंगे, वो बीच वाली फील्ड जब निकालेंगे तो फेसिंग सरफेस पर ही आएगी जहाँ पर हमें एनर्जी स्टोर करना है, और वो चार्ज हमेशा फेसिंग सरफेस पर इक्वल और अपोजिट ही आ जाएगा। इसलिए मैं इस पर हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। पहले हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, तरह तरह के मैं आपको न्यूमेरिकल लगा के सिखा दूंगा। इसके बाद हम इसे दोबारा इंटरप्रीट करेंगे। बट यदि यहाँ पर जो डेफिनेशन लेना चाहते हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़्यादातर राइटर्स ने ही लिख रखा है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हम कंडक्टर्स को दे देते हैं। तो जो कंडक्टर का एक हमें अरेंजमेंट बनता है, दैट अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टर्स इज नोन एज कैपेसिटर। इसके बाद फिर मैंने आपको आगे बता दिया कि हम उसका कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करेंगे। सो एक पे मैंने प्लस चार्ज लिख दिया और एक पर माइनस चार्ज लिख दिया, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस B लिख दिया और C = कितना आ गया, Q/V, जहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि Q इज़ द चार्ज ऑफ एनी ऑफ द प्लेट, यूजुअली इट इज़ टेकन चार्ज ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। इसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। सो इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको सिखाया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो मैंने 2 प्लेट्स ले लिया यहाँ पर,
ये और ये पैरेलल। ये मैंने फ्रिंजिंग बना रखा है। कैपेसिटर की प्रॉब्लम लगाने के लिए हम इस वाले एरिया को छोड़ देंगे, हम केवल उस वाले पोर्शन को कंसिडर करेंगे जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। आगे जब मैं आपको इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सिखाऊंगा तो आप जब कैपेसिटर के किनारे कोई डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो कैपेसिटर उसको अपने अंदर की तरफ पुल कर लेगा। आप अपने अंदर की तरफ पुल कर लेगा तो इस बात को हम मैथमेटिकली समझेंगे, लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर मैं इस फ्रिंज, जो लाइन फ्रिंज कर रही है, इसको यूज़ करते समय आगे बताऊँगा। दूसरा, हम आगे जब गॉस लॉ पढ़ेंगे या उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैं आपको यहाँ पर लगाना सिखाऊंगा, तो इस बेंडिंग का मतलब भी मैं सिखाऊंगा कि हम इसे मैथमेटिकली कितने ब्यूटीफुल तरीके से इस बात को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो हम आगे चल कर के इस लाइन का मुड़ना, या जो हम कैपेसिटर की जो प्लेट के एंड में जो फ्रिंजिंग होगी, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करना चाहते हैं, जिस स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मॉडल में हम ये लेंगे कि जहाँ तक हम अपनी प्लेट्स ले रहे हैं वहाँ तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम यूनिफॉर्म है। सो आप देखिए, मैंने यहाँ पर प्लस चार्ज लिख दिया है, यहाँ माइनस चार्ज लिख दिया है। और अब देखिए, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से तो इसकी फील्ड यहाँ पर ये प्लस वाला ही है, ये तो यहाँ पर ये ई प्लस होगा और निगेटिव वाली इधर हो गई। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल हो जाएगी, ई प्लस प्लस ई माइनस। फिर मैंने लिख दिया है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, ए एरिया ऑफ द प्लेट ले लिया है। अब सिंगल प्लेट में, किसी मेटेलिक प्लेट में यदि एक तरफ केवल चार्ज है, सिर्फ एक तरफ चार्ज है और एक तरफ नहीं है, तो आप उस प्लेट से किसी डिस्टेंस डी पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप ध्यान रखो, ये मेटेलिक कंडक्टर के सरफेस पे नहीं है, एक मेटेलिक प्लेट है, उसके एक तरफ चार्ज है और एक तरफ चार्ज नहीं है। ये आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बार रिव्यू कर लेना। तो ई प्लस मैंने आपको बता दिया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये ई माइनस हो जाएगा। इसके बाद मैंने टोटल फील्ड निकाल दिया, ई प्लस और ई माइनस। सो कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ई की वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब मैंने यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लिया कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ई इंटू डी के इक्वल होगा। सो वी की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू मैं लिख दिया चार्ज डिवाइड बाई एरिया। सो मेरा पोटेंशियल आ गया। अब मैं सी की डेफिनेशन जानता हूँ, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सो क्यू बाई वी के बाद मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दिया, तो आ गया मेरे पास सी इज इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आप देखिए, सी के फार्मूले में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इक्वेशन में हमारे पास एरिया आ रहा है और डिस्टेंस आ रही है, और कोई चीज़ नहीं आ रहा, ना तो चार्ज आ रहा है और ना ही पोटेंशियल आ रहा है। तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि हम कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन करने के लिए, ऑपरेशनली डिफ़ाइन करने के लिए, या हम उसकी वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए कोई चार्ज देकर उस पर पोटेंशियल निकालते हैं, उसका रेशियो निकाल लेते हैं। लेकिन ना तो वो चार्ज पर डिपेंड करता है और ना ही उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। सो इस तरीके से मेरे को लगता है कि कैपेसिटेंस जो है आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने आपको समझा दिया। बाकी स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर मैं काफ़ी एंड में चैप्टर के आऊँगा। अभी हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो सभी के लिए लग रही होंगी, तो अभी हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। अननेसेसरी अभी मैं आपको बीच में डेरिवेशन में नहीं लाना चाहता हूँ, बट हाँ, वो भी कोई बहुत कठिन बातें नहीं है। सो अभी हमने पढ़ लिया सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब आज के लेक्चर में मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चन कराऊँगा और कैपेसिटर को जोड़ना सिखाऊँगा कि हम 2, 3, 4, 5 या 10, 20, 50 कैपेसिटर को, अब यदि आप मान लेते हैं कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लेते हैं, अपने मोबाइल का, तो उसमें बहुत सारे कैपेसिटर लगे रह सकते हैं। या आपके मोबाइल की टच स्क्रीन है तो उस स्क्रीन के अंदर बनने में बहुत सारे कैपेसिटर का यूज हुआ होगा। तो ये हम जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत नंबर्स में कैपेसिटर अंदर लगे रहते हैं। सो हमें 10, 20, 50, 100, 200 कैपेसिटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हम तो बहुत सिंपल से मॉडल्स लेंगे जहाँ तक हमारी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो, और हम बेसिक जो है उनकी असेंबली लगाना सीख जाएंगे कि हम सीरीज में कैसे जोड़ रहे हैं और पैरेलल में कैसे जोड़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में आपको आगे इसको सिखाऊंगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ इसमें, कि जैसे है कि मैंने लिखा कि इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड कैपेसिटेंस। तो बहुत आसान सा है, हम बहुत इजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं। सो आप देख लीजिए क्या क्या दिया हमें। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ऑफ ईच प्लेट इज, तो एरिया देखिए कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हो जाएगा 4 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, सो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर।
ये मैं क्यों लिख पा रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर के इक्वल होगा, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो 10⁻⁻। हर छोटी बात आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, समझ लीजिए। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें आपको जितनी अंदर से बिना एफर्ट्स के पता चलने लगेंगी, अपने लिए फिज़िक्स, मैथमेटिक्स ये सब बड़ी नेचुरल हो जाएगी। अपने को फंडामेंटल बातें सीखना है, कोई ट्रिक व्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं है, सब फालतू की बातें होती हैं। आपको ट्रिक ही सीखना है तो मैं कंप्यूटर में आपको प्रोग्राम बना के सिखा दूंगा ना, बटन दबाते रहो, आंसर आते रहेंगे, उससे तेज़ आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे। सो अपने को बेसिक फंडामेंटल सीखना है। अपने को यदि रैंक अच्छी चाहिए, टॉप करना चाहते हैं, तो अपने फंडामेंटल्स मजबूत होने चाहिए। कैलकुलेशन वगैरह इतने ज़्यादा वहाँ आते नहीं हैं और अपने के लिए उसके पैनिक होने वाली बात नहीं है। फिर भी आप इन छोटी छोटी बातों में अपने को एरर ही नहीं हो कभी। सो ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब मैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, देखिए आपको मेरे को दिया हुआ है, सो मैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स लिख देता हूँ। सो ये है दिया है 2 सेंटीमीटर, सो इट इज़ 2 × 10⁻⁻² मीटर। ये आप ठीक है, इसको 0.02 मीटर लिख लीजिए। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम SI सिस्टम में पढ़ रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि गलती से कोई क्वेश्चन आप जो है कभी सीजे सिस्टम में लगाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लर्नर हैं तो आप इस बात के डिफरेंस को नहीं जानते होंगे। फिर आप मैकेनिक्स पढ़ के आए हैं जिसमें फार्मूले जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते, लेकिन मैंने एडवांस इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ रखी है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि CGS में अलग फार्मूला है और SI में अलग है। सो हम बाय डिफ़ॉल्ट हम एक सिस्टम डिसाइड करके चल रहे हैं, और वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने 10+2 में वो SI सिस्टम है, इसलिए बहुत सारी डेफिनेशन बिना किसी सिस्टम के रेफरेंस के लिख दी गई हैं SI सिस्टम में, है ना। तो आप हमेशा उसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने SI सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए एक कांस्टेंट है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी वैल्यू भी आपको पता होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़े होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 8.85 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, ये उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, यूनिट आप दूसरी भी देख सकते हैं। अब आप देखो बच्चों कैसे आ जाएगा, C = एप्सिलॉन नॉट A/D, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो 8.85 × 10⁻⁻12, एरिया मैंने आपको ऊपर बता ही रखा है 4 × 10⁻⁻4 डिवाइड बाई D, तो D की वैल्यू आ गई कितनी 0.02। सॉल्व कर लेंगे आप इसको, कैलकुलेशन आप कर लेना। मैंने MATLAB में प्रोग्राम लगा करके इसको जो है अभी कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये है, यहाँ पर आप देखिए मैंने इस क्वेश्चन में लिख रखा है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस विद द प्लेट्स इज 2। फिर मैंने एप्सिलॉन लिख दिया ये वैल्यू, और यहाँ मैंने C = एप्सिलॉन नॉट A/D से कैलकुलेट कर दिया, तो आंसर आ रहा है 1.77 E-13। MATLAB में E का मतलब यहाँ पर पावर से होता है, ये जानना आपको जरूरी नहीं है, तो मैंने अपने कैलकुलेशन के लिए लिख रखा है। सो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 1.77 10⁻⁻13। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 1.77 × 10⁻⁻13 और कैपेसिटेंस फैरेड में। तो देखिए बहुत छोटा सा आंसर आया, 10⁻⁻13 फैरेड आया। अब हो सकता है कि कहीं स्मॉल मेमोरी स्टोरेज के लिए हमें काम पड़ता हो, है ना। सो ये बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, हमारे प्रैक्टिकल कि किसी काम का है। हम अभी इन सब बातों पर नहीं पढ़ रहे हैं, बट हमने एक क्वेश्चन लगाया C = एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, और इसकी वैल्यू है कितनी 10⁻⁻12 है। तो आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे मेरे को नहीं लगता कि गड़बड़ होगा, फिर भी आपको एक बार चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए सेकंड में मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन अभी मैं आपसे कैलकुलेशन करा रहा हूँ, जिससे फिजिकली हम समझ पाएँ। तो अब देखिए एरिया ऑफ द प्लेट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो मैं एरिया यहाँ पर कितना लिखूँगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 10 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और इसके बाद मैंने कैपेसिटर कितना लिख दिया 2 पिकोफैरेड, सो 2 पिकोफैरेड है, तो C = 2 पिकोफैरेड, पिको का मतलब 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻12 हो गया। अब आपसे देखिए डेफिनेटली क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है D अपने को निकालना है। सो आप देखिए फार्मूला क्या बताया था, C = एप्सिलॉन नॉट A/D, सो देयरफॉर D = एप्सिलॉन नॉट A/C आ गया। अब आप जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सो आप अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो गया 8.85 10⁻⁻12, और एरिया की जो वैल्यू है वो 10 × 10⁻⁻4 है। आप चाहें तो 10⁻³ लिख दिए, यहाँ पर मैंने वही लिख दिया।
और C की वैल्यू है 2 × 10⁻12। इसको कैलकुलेशन कर लेना आप। मैंने पहले से चूँकि कैलकुलेशन कर रखे हैं तो मैं तो कॉपी करके लिख देता हूँ। सो मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देख लें, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ऑफ ईच प्लेट इज सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कैपेसिटेंस इज 2 पिकोफैरड, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ए लिख दिया मैंने कितना 10e-4 मतलब 10 × 10⁻⁻4 और C1 मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 2 पिकोफैरड, तो 2 × 10⁻12। फिर मैंने कैलकुलेशन में लगा दिया, कितना है आप देखिए कैलकुलेशन में हमारे पास है D = ε0 A/C। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन में जो है लिख रखा है D = ε0 A/C की जगह मैंने यहाँ C1 ले लिया है सिंबल। सो D की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 0.0044 मीटर, 0.00 आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू। सो 0.0044 मीटर। सेंटीमीटर में लेना चाहें सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.44 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका डिस्टेंस निकाल लेना। मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखा है, आपको अपने आप लगाना है। आपको कोई कैलकुलेटर या कोई कंप्यूटर यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप लगाइए, लेकिन मैंने तो कंप्यूटर में कर रखा है। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्टेंस जो है हमें 4 सेंटीमीटर दिया है। सो 0.04 मीटर मैंने ये कर लिया। ठीक है। इसके बाद और क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द 4 सेंटीमीटर एंड कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफैरड। सो कैपेसिटेंस जो हमें दिया हुआ है वो 10 माइक्रोफैरड दिया है। सो 10 × 10⁻⁻6 फैरड हो गया, ये कैपेसिटेंस है। सो निश्चित रूप से आपसे एरिया ही पूछ रहा होगा, बाकी तो कोई फैक्टर बचा नहीं है हमारे पास। सो C = ε0 A/D मैं यहाँ लिख दूंगा। अब आप देखिए आपसे एरिया पूछा है तो CD / ε0 हो गया। C की वैल्यू पुट करेंगे आप तो C कितना है 10 × 10⁻⁻6 और D की वैल्यू 0.04 डिवाइड बाई ε0 तो 8.85 × 10⁻12। तो ह्यूज एरिया आ जाएगी। माइक्रोफैरड कैपेसिटर कोई छोटा कैपेसिटर नहीं है। यदि आप पैरेलल प्लेट में इतना डिस्टेंस रखेंगे प्लेट के बीच में तो आपको बहुत बड़ी एरिया चाहिए। तो हम जो यहाँ पर इसको एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूँ। सो आप देखिए पहले क्वेश्चन एक बार लगा लेते हैं, जिससे ऐसा नहीं कि दोनों जगह मेरा क्वेश्चन गलत लिखा हो। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वो तो मैंने ले लिया है। एंड कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड, फाइंड एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो मैंने D लिख दिया, देखिए 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 और कैपेसिटेंस को मैंने यहाँ C2 लिख दिया, 10 माइक्रोफैरड था तो 10e-6 10। तो ये आपने को ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद मैंने फार्मूला लिखा है A = CD / ε0। यहाँ पर मैंने आपको इसमें बताया ना CD / ε0। तो यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं CD, C की जगह C2 मैंने सिंबल लिख दिया है, CD / ε0 यहाँ पर वैल्यू लिख दिया। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर रन करा रखा है इसको, तो आ रहा है 4.5198 × 10⁻⁴ कितना 4, तो 4.52 लिख देता हूँ मैं इसको, तो 4.52 × 10⁻⁴ तो आ जाएगा ये 4.52 × 10⁻⁴। अब आप देखिए बहुत बड़ी एरिया होगा ये तो, 10⁻⁴ मतलब ये 10,000 और यहाँ पर ये इतना है तो 45,000 जो है एरिया उसके इक्वल आ रहा है। 45,000 मीटर स्क्वायर की एरिया तो बहुत बड़ी एरिया हो गई ये तो। अब यदि हम 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस बनाना चाहते हैं और उनके बीच का प्लेट का डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं तो फिर हमें बहुत बड़ा जो है ये बनाना पड़ेगा। अब हम इस कैपेसिटर की प्लेट की एरिया कम करके कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। अब इतना बड़ा एरिया तो प्रैक्टिकल नहीं है। अब आपको 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाना है तो इतनी बड़ी एरिया आप लगाओगे कैसे। इस तरह की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो हम 10+2 में डील नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये अपने को ध्यान रखना है कि फैरड के लेवल की कैपेसिटर नहीं यहाँ हम लेते हैं। हाँ क्वेश्चन लगाते समय हम अपने कैलकुलेशन को कभी ईजी करने के लिए या केवल कुछ इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए हम बहुत बार इस तरह के डायमेंशंस ले लेते हैं और हम बहुत बार इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए कि ये प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने आपको कैपेसिटर पर क्वेश्चन लगा दिया, आप एक बार देख लेना। इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैंने फार्मूला बताया था आपको, C = ε0 A/D। तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे C निकलवा दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपसे एरिया निकलवा लिया।
और एक क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्टेंस निकलवा लिया है ना। पहले क्वेश्चन मैंने आपसे सी कैलकुलेट करवाया, दूसरे मैंने आपसे डी कैलकुलेट करवाया और तीसरे क्वेश्चन मैंने आपसे एरिया कैलकुलेट करवा लिया। अब हम नेक्स्ट वाले इसमें पोर्शन में कैप्चर को कंबाइन करना सीखेंगे। अब मैं आपको पहले कैप्चर को ज्वाइन करना सिखाता हूँ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ना। कैपेसिटर में इतने ज़्यादा बहुत बड़े पोर्शन नहीं है कि अपने नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। डेफिनेटली हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे। हम सिंबल तो स्टैंडर्ड कैपेसिटर का बनाएंगे, अपने को लगेगा कि पैरेलल बेस कैपेसिटर है, लेकिन ये तो किसी भी तरीके का कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर मान लिया मैंने, एक दूसरा कैपेसिटर मान लिया, इसमें प्लेट की साइज़ बराबर बनाएंगे। और यदि मुझको एक बैटरी बनाना होगा तो एक टर्मिनल बड़ा बनाऊंगा और एक टर्मिनल छोटा, ऐसे बना लिया मैंने। अब आप देखिए इसका पोटेंशियल या ईएमएफ मैंने बी मान लिया, ये कैपेसिटर C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, इसको C3 मान लिया। अब ज़रा समझो बेटा आप, ये जो हमारा कैपेसिटर है ये सब सीरीज में है। जैसे हमने रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया तो सब में सेम करंट जा रही थी। तो यदि ये बैटरी कुछ चार्ज सप्लाई करेगी, आप तो करंट से लगाना, मैं आपको आगे जब सर्किट सिखाऊंगा तो करंट से सिखाऊंगा, लेकिन डीसी सर्किट में करंट जो है मतलब परपेचुअल नहीं हो सकती कभी। आप जैसी बैटरी ऑन करेंगे ना, वो चार्ज होने के बाद तुरंत करंट को ऑफ कर देगा। सो मैंने अभी जस्ट एरो लगा के करंट कुछ ऐसे मार्क कर दिया है, बट हम चार्ज ही लेना चाहते हैं। सो मान लेता हूँ कि ये बैटरी ने इसको प्लस चार्ज दिया, सो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। अब यदि इस प्लेट में प्लस चार्ज आया है तो इंडक्शन से यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, से चार्ज हो गया। यहाँ पर क्यू मान लिया मैंने, समझो पहले है ना। इस बैटरी ने इसको कितना चार्ज दे दिया, प्लस क्यू, तो इस प्लेट पे तो प्लस क्यू चार्ज आया। अब उस प्लेट के सामने एक दूसरी मेटल की प्लेट है तो उस पर इंडक्शन होगा, तो इंडक्शन की वजह से इधर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। अब ये रहा प्लस, फ्लो हो गया इधर आ गया, तो ये वाला फिर प्लस हो जाएगा, ये इंडक्शन से फिर माइनस, फिर क्यू आ जाएगा। ये जो माइनस है ये यहाँ पर प्लस आएगा। मैं समझाता हूँ क्यों प्लस होगा, कोई याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी को ये बहुत नेचुरल होने वाला है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिजिक्स आपको थोड़ा समय लग सकता है सीखने में, लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहें कि आपको कभी फिजिक्स में डाउट आ जाएगी या हम कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे या हमें कोई टेक्स्ट बुक नहीं समझते हैं या ऐसी कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन की तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी कैलकुलेशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और कोई एक इंसान जो जन्म लेने के बाद आज तक कैलकुलेट कर पाया है तो हम लोग भी कर लेंगे। आपने को बेसिक बातें पहले सीखना है। सो मैंने 3 कैपेसिटर लगा दिया। अब 3 कैपेसिटर लगाने के बाद मैंने लगा दिया एक बैटरी और मैंने ज़बरदस्ती लिख दिया कि सब पे चार्ज क्या होगा, बराबर होगा। अब आप थोड़ा सा एक बार रेजिस्टेंस वाली बात याद करो कि मैंने जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया था तो मैंने बताया था कि सीरीज में दिए हैं तो सब में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, डिवाइड ही नहीं होगी, एक बात है ना। तो जो गया हो, तो इसी तरीके से आप यहाँ भी समझ सकते हैं। बट मैं आपको इस चार्ज डिवीज़न के लिए कुछ फंडामेंटल बातें सिखाना चाहता हूँ। फंडामेंटल बात मैं लेना चाहता हूँ चार्ज कंजर्वेशन की। यदि हमारे पास कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उस आइसोलेटेड कंडक्टर में आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते समय मैं कुछ कंजर्वेशन लॉज पर आपको डील करूँगा। हाँ, मतलब मेरे लिए आपको समझा पाना और आपके लिए ये समझ पाना आसान बात नहीं है कि व्हाई चार्ज शुड रिमेन कंजर्व। आप एक फंडामेंटल छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ लीजिए, खुद से पूछ लीजिए या किसी से पूछ लीजिए कि भाई चार्ज कंजर्व क्यों रहता है। तो ये अपने आप में फिजिक्स का एक फंडामेंटल क्वेश्चन कहलाता है और इसका आंसर देना इतना आसान नहीं है। आपको फिजिक्स में सिमेट्री पढ़ना पड़ेगा, गेज इनवेरिएंस पढ़ना पड़ेगा, उसके बेसिस पर आप मैथमेटिकली इस बात को डिराइव कर पाएंगे कि व्हाई द चार्ज शुड रिमेन कंजर्व्ड इन द यूनिवर्स। ये एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है और इसको आंसर देने के लिए एमी नोथर ने मैथमेटिकल थ्योरम दे रखा है। ये प्रेटी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जिनको हम नहीं लेना चाहते हैं। सो हम हमेशा इस बात को एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज़ करेंगे। हमेशा हम इस बात को एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज़ करेंगे कि यदि हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है या हमारे पास कुछ मतलब एक अरेंजमेंट है कंडक्टर्स का जो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब कि हमारे पास एक असेंबली है, उस असेंबली का बाकी जगह से अब कोई कनेक्शन नहीं है वहाँ पर, तो उस असेंबली में यदि शुरू में कोई चार्ज नहीं था तो आप उस पर चार्ज नहीं ला सकते हैं। अब आप देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दोनों प्लेट आपस में तो कनेक्टेड है,
लेकिन इस प्लेट का यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, इस प्लेट का यहाँ से, बीच में तो गैप है, और यदि गैप नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक है, मतलब चार्ज यहाँ से वहाँ तो फ्लो करके जा नहीं रहा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकली ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो आइसोलेटेड है। इसी तरीके से ये भी जो सेगमेंट है हमारा वो भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। चूँकि बैटरी लगाने के पहले मेरे इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं था, तो इन प्लेट्स में कभी भी चार्ज नहीं आ सकता। अच्छा, इंडक्शन से इस पर कितना चार्ज आ गया है, -Q, तो निश्चित रूप से इसमें कितना आएगा, +Q। मैं बुक्स में तो ऐसे लिख देंगे +Q -Q, मैं जो स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ करूँगा मैं आपको उसकी बात बता देता हूँ। जब मैं अपने कैपेसिटर सिंबल के ऊपर Q लिखूँगा, इसका मतलब है यदि इस पर प्लस लिखा है तो इसका मतलब +Q होगा, और जिसके ऊपर मैंने माइनस लिखा है उसका मतलब -Q होगा। बट फिर भी जब आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ें, टेक्स्ट बुक का मतलब देखो 2 ही टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं, एक आप NCERT और दूसरा HCB। मेरा थोड़ा चैप्टर मिड में पहुंच जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो मैं फिर एक सेक्शन NCERT आपको डिस्कस करके सिखाऊंगा, उसे क्वेश्चन करेंगे, उनकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उनमें जो चीज़ें हमारे मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट होंगी उनको हम अडॉप्ट करेंगे, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो अडॉप्ट करेंगे, और जो नहीं होगी उनको ड्रॉप कर देंगे। वो तो इंजीनियरिंग के लिए भी लिखी गई है भाई, हमारे देश में एक सिंगल किताब लिखी गई है जिसको वो बच्चा भी पढ़ेगा जो मैथ्स पढ़ता है, जिसको वो भी पढ़ेगा जो मैथ्स नहीं पढ़ता है, वो भी पढ़ेगा जो 12th के बाद फिजिक्स छोड़ देगा, वो भी पढ़ेगा जो डॉक्टर बनेगा, वो भी पढ़ेगा जो इंजीनियर बनेगा, और सबके लिए एक सिंगल टेक्स्ट बुक है। इसलिए चूँकि उसको सभी की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है, तो पूरी की पूरी हमारे काम की है। ये मतलब सोचना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा हमें कि हमें सारा पढ़ना है। सो मैं आपको डेफिनेटली उसको गाइड करूँगा। अभी मैं उसमें कोई होमवर्क नहीं दिया हूँ, बट वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आवर टेक्स्ट बुक्स। तो आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ें, आपके पास टाइम है, तो आप उसके सिंबल्स देखें कि वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। लैंग्वेज नहीं लर्न करें, मतलब ये समझने की कोशिश करें कि राइटर किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहा है। सो मैं अपने क्लासेस में क्या ले रहा हूँ कि मेरे पास जो कैपेसिटर है, यदि मैं उसके ऊपर Q लिख देता हूँ तो एक तरफ प्लस लिखा है एक तरफ माइनस, तो जिसको मैंने प्लस लिखा है उस पर चार्ज +Q हो गया, और जिसे मैंने माइनस लिखा है उसका चार्ज कितना हो गया, -Q हो गया। सो अच्छा, अब मैं क्या चीज़ समझा रहा था आपको कि जैसे बैटरी है, बैटरी से मेरा चार्ज यहाँ +Q चला गया, सो इंडक्शन से यहाँ कितना आया, -Q। चूँकि ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड थी अपनी इस अरेंजमेंट से, तो यदि इसमें माइनस चार्ज आया तो इसे +Q आएगा ही आएगा, यदि इसे +Q आ गया तो इंडक्शन से फिर -Q आ गया। जब यहाँ -Q है तो चूँकि ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, तो यहाँ जितना -Q आया है उतना ही +Q आ जाए और 0, तो इस तरीके से माइनस आ गया। सो अब देखिए, इस बैटरी ने इसको तो +Q चार्ज दिया, और इधर से इसको कितना दे दिया, -Q दे दिया, और बाकी में चार्ज अपने आप कहाँ से आ गया, इंडक्शन से आ गया। सो चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी इज Q। सो आप देखिए यहाँ पर ईच कैपेसिटर सीरीज में दी होंगे, है ना, ईच कैपेसिटर हैज़ सेम चार्ज, हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज आएगा। दूसरा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर की जगह मैं एनी कैपेसिटर लिखूँगा, चार्ज ऑन एनी कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड बाई बैटरी, इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड बाई बैटरी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि बैटरी ने 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है तो हर पर केवल 10 ही आएगा। ऐसा नहीं कि इस पे 10 इस पे 10 इस पे 10 और टोटल मार दिया 30, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। जितना बैटरी सप्लाई करेगी उतना ही सब में आता रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी जगह तो इंडक्शन से चला गया है, चार्ज की ज़रूरत पड़ी कहाँ, बैटरी ने तो इधर वाली प्लेट पे दे दिया, इधर वाली पे माइनस दे दिया, बीच वाले में सब में कहाँ से आ गया है, इंडक्शन से चार्ज आ गया है। ठीक है, सो चार्ज की बात अपने को एकदम समझ में आ गई। अब मैं इसमें थोड़ा पोटेंशियल भी आपको बताना चाहता हूँ। सो पहले वाले पर पोटेंशियल B1 मान लिया, दूसरे वाले पर पोटेंशियल B2 मान लिया, और तीसरे वाले पर पोटेंशियल। बहुत छोटी सी बात आप ध्यान रखिए कि जब हम अपने कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं या हम रजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं तो उनमें पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। सो आपने पोटेंशियल B लगाया है तो आपका पोटेंशियल इन तीनों कैपेसिटर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो थर्ड में मैं क्या लिखना चाहता हूँ कि जो बैटरी का पोटेंशियल B है दैट इज पोटेंशियल ऑफ 1 प्लस पोटेंशियल ऑफ 2 प्लस पोटेंशियल ऑफ 3। तो इस तरीके से उनमें क्या हो गया, पोटेंशियल डिवाइड हो गया। सो टोटल पोटेंशियल आ गया। अब देखिए बच्चों, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, पहले वाले का कितना है, Q इज इक्वल टू किसके इक्वल है, C1 इंटू B1,
ये हो गया। दूसरे वाले का Q किसके इक्वल है, C2 इंटू B2 के इक्वल है, और जो तीसरा वाला है वो किसके इक्वल है, C3 इंटू B3 के इक्वल है। तो C इंटू B सभी के लिए क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब जैसे मैं मान लूँ कि मुझको इसका C इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करना था, सो यहाँ पर मैं इन सभी कम्बिनेशन को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैंने इसको एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, इसका वोल्टेज B है और यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, C इक्विवेलेंट के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर चार्ज प्लस है और यहाँ पर चार्ज माइनस है, ऐसे ले लिया। और टोटल चार्ज तो भाई यहाँ Q गया है, तो ये तो चार्ज हम क्या मानेंगे, Q ही मानेंगे, है ना। अब हम टोटल चार्ज लिख सकते हैं या हम टोटल पोटेंशियल लिख सकते हैं। सो मैं इसको टोटल पोटेंशियल से भी सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, है ना। सो आप यहाँ पर देख लीजिए, अभी मैंने आपको B की वैल्यू क्या लिख के बताया है, B1 प्लस B2 प्लस B3, है ना। अब आप यहाँ देखो, ये जो B की वैल्यू है Q इज इक्वल टू सी भी लिखेंगे ना आप यहाँ पर, तो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू B होगा। तो B किसके इक्वल होगा, Q बाई सी इक्विवेलेंट के। तो यहाँ तो आपके Q डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट, B1 आप ऊपर से देख लीजिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाई C1, और यहाँ Q बाई C2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाई C3। दोनों तरफ से Q हो गया कैंसिल। सो हमारे पास कितना आ गया, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। ये तो 3 कैपेसिटर के लिए आ गया। तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। रेजिस्टेंस में कितना था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, पलट क्यों गया, क्योंकि था V इज इक्वल टू IR था, वहाँ पर V इज इक्वल टू B लेफ्ट में था, और यहाँ I जो सेम था वो I इज इक्वल टू B बाई R में आ गया था, और यहाँ जो सेम है वो लेफ्ट में है, बाकी दोनों राइट में चले गए हैं। तो आप देख लेना, इसके इक्वल हो गया। मैं केवल और केवल 2 कैपेसिटर के लिए बता देता हूँ, फॉर 2 कैपेसिटर्स, यदि मेरे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, है ना, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये इसके बराबर आ जाएगा। सो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो गया, है ना। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में इसमें हेडिंग डालना भूल गया था, यदि आप भी भूल गए हो तो अपनी कॉपी में डाल लेना आप। ये सब किस में है, सीरीज कम्बिनेशन है, ये लिख लिया। सेकंड लिख लेते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन। ये मैंने बैटरी लगा दिया है ना, ऐसे से पोटेंशियल V हो गया, और यहाँ पर मैंने कैपेसिटर C1 ले लिया, इसको C2 ले लिया, इसको C3 ले लिया, ये पोटेंशियल B1 ले लिया, इसको B2 ले लिया, और इसको B3 ले लिया। अब हम यहाँ से इसको ले रहे हैं, देखो ये यहाँ से गया, तो यही ये है। तो ये सारी प्लेटें तो एक B से जुड़ी हुई हैं, और इधर की सारी प्लेटें से जुड़े, सब पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सो B1 विल बी इज इक्वल टू B2 विल बी इज इक्वल टू B3। सो यदि अपने इसको सिंबल नहीं लिखना चाहते हैं B1 B2 B3 अलग अलग, तो पोटेंशियल एक ही लिख देता हूँ मैं इसको। सो मान लो मैंने इसको V लिख दिया, इस वाले पोटेंशियल को भी कितना लिख देता हूँ, V लिख देता हूँ। क्यों अलग अलग सिंबल बना के फिर लिखेंगे B1 इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3। सो मैं इन सब के सिंबल को भी, सपोज़ ये हमारी बैटरी है, इससे चार्ज क्यों सप्लाई किया, तो यदि यहाँ से चार्ज गया है तो यहाँ क्यों आ जाएगा। अब करंट की तरह सोचिए, बुक्स में लिखने का तरीका अलग हो सकता है, कोई बात नहीं, हमें तो अपने दिमाग से सोचना है। हमने ये बोला कि यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकला, इधर से घुस गया। जितना चार्ज सप्लाई करेगी बैटरी उतना अंदर जाना चाहिए, क्योंकि चार्ज ना तो बैटरी क्रिएट कर पाएगी और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाएगी। जो चार्ज है वो तो है ही, आप एक जगह प्लस निकालेंगे, दूसरी जगह आपको माइनस पैदा करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिवर्स इस बात को आपकी परमिशन देगा ही नहीं। तो मैंने तो मान लिया कि भाई इधर से इंटर किया, इधर से घुस गया चार्ज, ऐसे मान लीजिए। अब इधर की तरफ आप मान लीजिए कि एक तरफ Q1 चला गया, एक तरफ Q2 चार्ज चला गया, एक तरफ Q3 चला गया। चूँकि ये प्लस से जुड़ा हुआ है तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया,
इसको इधर प्लस ले लिया, इसको माइनस ले लिया, इसको प्लस ले लिया और इसको माइनस ले लिया मैंने ऐसे। सो यहाँ पर चार्ज Q1 हो गया, इधर पर चार्ज Q2 हो गया और ये वाला चार्ज कितना हो गया, Q3 हो गया। बस ठीक है। सो आप देखिए, यदि मैं इसको एक इक्विवेलेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको किससे ज्वाइन कर देता हूँ, एक बैटरी से। ये बैटरी हो गई, ये C इक्विवेलेंट हो गया, ये चार्ज प्लस और ये माइनस, और टोटल चार्ज कितना है, Q के इक्वल है। सो पैरेलल में किसका डिवीजन होगा, चार्ज का डिवीजन होगा। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सो पैरेलल में लिखूँगा देयर इज डिवीजन ऑफ चार्ज, निश्चित रूप से चार्ज डिवाइड होगा, देयर इज डिवीजन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल across each capacitor, potential across each capacitor is same and potential across each capacitor is same, ऐसे बता सकते हैं। सो जो Q की वैल्यू है देखिए किसकी इक्वल हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये हो जाएगा। अब Q तो यहाँ से आप देखिए डायग्राम से, यदि आप Q लिखेंगे तो C इक्विवेलेंट इंटू B होगा। सो Q कितना हो गया, C इक्विवेलेंट इंटू B, ये Q1 C1 इंटू B, Q2 C2 इंटू B एंड Q3 C3 भी Q तो CB की इक्वल होगा ही होगा। B से B कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंट आ गया वो कितना हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल में अपने कैपेसिटर्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखा दिया।